वितरण मानचित्र आपके टॉपिक में है। वितरण मानचित्र जो है वो इसके प्रैक्टिकल का ही एक पार्ट है, थ्योरी पार्ट है। वितरण मानचित्र के अंतर्गत आपको डॉट मेथड, आइसोप्लेथ और कोरोप्लेथ पढ़ना है। तो जब भी कभी कोई भी एक डॉट मेथड या फिर कोरोप्लेथ या आइसोप्लेथ मानचित्र के बारे में लिखने आएगा तो पहले हम लोग इस वितरण मानचित्र की चर्चा करेंगे कि किसके अंतर्गत वो सारी मानचित्र आती हैं। तो हम लोग बेसिक पहले वितरण मानचित्र के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वितरण मानचित्र प्राकृतिक या सांस्कृतिक वातावरण के किसी तत्व का दिए हुए क्षेत्र में वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र की संज्ञा दी जाती है। इन मानचित्रों में प्रदर्शित किसी तत्व के विवरण का घनत्व, प्रतिरूप, पैटर्न या परिक्षेपण डिस्पर्सन देखकर उस तत्व के आधार पर स्थानों या क्षेत्रों के तुलनात्मक महत्व को समझा जा सकता है। बेसिकली इसमें क्या है कि कोई भी तत्व हो सकते हैं हमारे नेचर से, हमारे कल्चर से रिलेटेड, और उस क्षेत्र का कोई भी तत्व हो सकता है, मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है। उस टॉपिक को हम किसी भी क्षेत्र पे, मतलब पूरे हमारे इंडिया हो या वर्ल्ड के किसी भी क्षेत्र पे का जो है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखा सकते हैं मानचित्र पे। इस मानचित्र में उसी तत्व का उस क्षेत्र से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे उसके घनत्व, वो किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का हो सकता है, किसी भी प्रोडक्शन का हो सकता है ना। उसके प्रतिरूप, उसका पैटर्न क्या है। परिक्षेपण मतलब उसका बिखराव, वो कहाँ कहाँ पर है, उसको देखकर उस तत्व के आधार पर स्थानों या क्षेत्रों के तुलनात्मक महत्व को समझा जा सकता है। दैट मीन्स कि दो क्षेत्र हैं, दोनों क्षेत्र में उस तत्व का हम लोग वितरण दिखा रहे हैं, और जब दो क्षेत्र का दिखाते हैं तो दोनों का एक दूसरे से हम लोग तुलना करने में सुविधा होती है। तो यही है वितरण मानचित्र। वितरण मानचित्र बनाने के लिए हमको कौन कौन से सामान की आवश्यकता पड़ती है। सामान की आवश्यकता पड़ती, इसमें सबसे पहला है कि सांख्यिकी आंकड़े, जो भी तत्व हैं, जो भी टॉपिक हम लेते हैं उससे रिलेटेड हमारा जो सांख्यिकी आंकड़ा होता है, उससे जो रिलेटेड जो डेटा होता है वो हमको चाहिए सबसे पहले। दूसरा, संबंधित प्रदेश या प्रशासनिक या प्राकृतिक सीमाएं। हम वो जो आंकड़ा दिखाएंगे वो किसी न किसी क्षेत्र विशेष का होगा, और उसकी सीमाएं किससे बंधी होगी, वो प्रशासनिक सीमा हो सकता है या प्राकृतिक सीमा हो सकता है, उसके अंतर्गत हम इस आंकड़े को दिखाएंगे। संबंधित क्षेत्र या सहायक मानचित्र, जैसे कोई भी चीज़ को हम दिखाएंगे, मान लीजिए हम इंडिया का डेंसिटी दिखा रहे हैं, तो हम क्या होगा कि वो हम उसके रिलेटेड क्या होगा कि स्टेट वाइज अगर हम दिखाते तो स्टेट वाइज करके अलग अलग उसको एक जो है ना सीमा रेखा में बांधेंगे, तो वो नगर का हो सकता है, गांव का हो सकता है, राज्य का हो सकता है। तो ये हमको एक अलग से उसके लिए एक मैप चाहिए होगा, पॉलिटिकल मैप। इसमें हमेशा पॉलिटिकल मैप का ही ज़्यादातर यूज़ होता है। दूसरा है परिवहन मार्ग के लिए उच्चावच या अपवाह मानचित्र। अगर हमको इसमें परिवहन मार्ग दिखाना होगा तो हम इसमें क्या दिखाएंगे, उस क्षेत्र का फिजिकल मैप लेंगे जिसमें कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे नदियाँ हैं, तभी तो हम उसके अपवाह जो है, जो कि ड्रेनेज सिस्टम है, उसको हम उसमें जो रूट होगा ट्रांसपोर्ट है ना, वो मार्ग को हम दिखा सकते हैं। पहाड़ पे तो हम कोई रूट नहीं बना सकते हैं, नदी में कोई रूट नहीं बना सकते, तो इसके लिए हमको उच्चावच और प्रवाह मानचित्र एक अलग से चाहिए होगा, तभी हम इस परिवहन मार्ग को दिखा सकते हैं। चौथा है मानचित्रण सामग्री एवं आवश्यक उपकरण। बहुत सारा चीज़ होता है मानचित्र बनाने में, सर्वे से रिलेटेड होता है ना, स्केल है, और भी सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है हमको कोई भी वितरण मानचित्र बनाने के लिए। प्रत्येक मानचित्र जो है स्वतः स्पष्ट, स्वच्छ और आकर्षक होना चाहिए। हम पहले ही बता चुके कि मानचित्र का यही इंपॉर्टेंस होता है कि मानचित्र को देखते ही समझ में आ जाए कि वो किस चीज़ को दिखाना चाहता है, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब है कि वो एकदम साफ साफ दिखना चाहिए, और साथ में ऐसा बने कि वो आकर्षक लगे। ठीक है। वितरण मानचित्र में निम्न सूचना आवश्यक होती है। अगर कोई भी हम मानचित्र बना रहे हैं तो उसमें ये 6 पॉइंट है जिसको हमको शो करना जरूरी होता है। पहला है कि वो क्षेत्र का नाम, जैसे कोई भी क्षेत्र का, मान लो इंडिया का बना रहे तो इंडिया का हम दिखा रहे हैं। मानचित्र के अंतर वस्तु शीर्षक, हम उसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं वो एक टॉपिक होना चाहिए। जैसे इंडिया का अगर डेंसिटी दिखा रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हमारा ये टॉपिक होगा। आंकड़ों का वर्ष या प्राप्ति सोर्स, हम किस वर्ष का वो दिखा रहे हैं, प्लस हमारा प्राप्ति सोर्स कौन सा है, मतलब वो आंकड़ा कहाँ से मिला है, हमको सेंसस डेटा से मिला है, किसी मैगजीन से मिला है ना, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा, ये हमको बताना होता है। चौथा है रूढ़ चिन्हों या प्रतीकों या रंगों का अभाव का संकेत।
ये क्या होता है, कुछ ना कुछ हम लोग चिन्ह देते हैं ताकि उससे हम मैप में उसको समझा सकें बहुत ईजी वे में। प्रतीक होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ रंग होते हैं, कलर होते हैं, कुछ हमारे शेड होते हैं, आभाओं के संकेत होते हैं ना। पांचवा है मैप। स्केल। बिना स्केल के कोई भी मैप पॉसिबल नहीं है। तो वो जो मैप बनाए हैं हम, जिस पे ये दिखा रहे हैं वितरण मानचित्र, वो किस स्केल पे बना हुआ वो मैप है। छठा अक्षांश देशांतर या प्रक्षेप। वो किस प्रक्षेप के द्वारा बना हुआ वो मानचित्र है ना। उसमें अक्षांश देशांतर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो ये भी हम उसमें शो करेंगे। उसमें बताएंगे वो किस अक्षांश किस देशांतर के बीच में स्थित है वो मानचित्र। तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 6 वो चीज़ आप जरूर लिखेंगे कि कोई भी वितरण मानचित्र बनाते हैं तो उसमें हम इन सारे 6 चीज़ों को जरूर दर्शाएंगे। वितरण मानचित्र बनाने की 2 विधियां हैं। एक है अमात्रात्मक विधि और दूसरा है मात्रात्मक विधि। अमात्रात्मक मतलब होता है नॉन क्वांटिटेटिव कहते हैं। इसमें मात्रा को नहीं दिखाते हैं हम लोग, इसमें उसकी क्वालिटी को दिखाते हैं। जैसे रंगारेख रंग से दिखाते किसी चीज़ को, शेड से दिखाते, शेड छाया विधि, या चित्र से दिखाते हैं, या वर्ण प्रतीत होता है। तो इस ढंग से जो मानचित्र होता है वो नॉन क्वांटिटेटिव होता है। दूसरा होता है क्वालिटेटिव मतलब मात्रात्मक। इसमें हमेशा हम क्वांटिटी को दिखाते हैं, क्वांटिटी को दिखाते हैं। और मात्रात्मक विधि में किसी तत्व या वस्तु के मूल्य, मात्रा, घनत्व के क्षेत्रीय भिन्नता को चित्रित करना होता है। तो मात्रात्मक विधि समझ में आ गया। ये 2 तरह के मानचित्र होते हैं वितरण मानचित्र में। इसके अंतर्गत बाकी मानचित्र हमारे आएंगे। तो कभी भी जो भी हमको कोई भी मानचित्र लिखना होगा, डॉट मेथड हो, आइसोप्लेथ हो, कोरोप्लेथ हो, ये तीनों आपके सिलेबस में है। इसमें से जब भी कुछ लिखेंगे तो हम लोग वितरण मानचित्र के बारे में अवश्य लिखेंगे। वो क्योंकि इसके अंतर्गत ही वो मानचित्र सारे आते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोरोप्लेथ मेथड। कोरोप्लेथ मेथड क्या होता है, जिसको कि वर्णमात्री विधि कहते हैं। वर्णमात्री विधि मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आता है। 2 भी हम लोग पढ़े, अमात्रात्मक और मात्रात्मक। ये मात्रात्मक जो क्वांटिटेटिव के मेथड के द्वारा आता है। इसमें इसका कोरोप्लेथ जो है उसमें कोरोस का अर्थ होता है स्थान तथा प्लेथ का होता है माप, है ना। ये अंग्रेजी वर्ड से मिलके बना है। इसका सामान्य अर्थ हो गया क्षेत्र में मात्रा, मतलब कोई भी क्षेत्र में किस क्वांटिटी को हम दिखा रहे हैं। वर्णमात्र या छायित मानचित्र, इसको शेडिंग मैप भी कहते हैं, में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु के प्रति इकाई क्षेत्र, औसत संख्या या प्रतिशत मूल्य, जैसे जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व, कृषि भूमि कल्टीवेटेड लैंड का प्रतिशत, विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, चौथा किसी फसल का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन इत्यादि प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिक चीज़ें, इनको दिखाया जाता है इस मैप के द्वारा। इस मानचित्र में घनत्व की भिन्नता को राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्रों के आधार पर दर्शाया जाता है। क्योंकि कोई भी जब हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी को दिखा रहे हैं तो एक सीमा से वो बंधा रहेगा। वो राजनीतिक हो सकता है, प्रशासनिक हो सकता है, ये आधार पर उसकी सीमा बनी होती है। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग नगर है, क्षेत्र है, उसके द्वारा ही हम दिखा सकते हैं। लेकिन जब हम ये बनाते हैं तो इसमें 2 तरह का दोष आ जाता है। कैसा दोष आता है, जैसे इसमें लिखा है इस मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाले क्षेत्रों को प्रशासनिक सीमाओं के द्वारा एक दूसरे से विभक्त दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए बिहार है, यूपी है, बंगाल है। अगर 3 स्टेट का हम अगर डेंसिटी दिखा रहे डेंसिटी, तो सबको अलग अलग डेंसिटी सबका दिखेगा, कुछ न कुछ अंतर होगा, जो एक अस्वाभाविक बात है क्योंकि राजनीतिक प्रशासनिक सीमाएं अस्थायी होती हैं। ये इसलिए है थोड़ा सा स्वाभाविक नहीं है क्योंकि बहुत यूज़फुल नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी स्टेट चेंज हो जाते हैं। अब जैसे बिहार पहले झारखंड एक साथ था, अब अलग हो गया, तो क्या हुआ, इसके सीमाएं स्थिर नहीं हैं। तो ये तथा ये आवश्यक नहीं है कि घनत्व क्षेत्रों की सीमाएं प्रशासनिक सीमाओं का अनुसरण करें। और ज़रूरी नहीं कि घनत्व जो है वो एक सीमा में ही बंधा रहे। हो सकता है कि घनत्व जो है वो क्षेत्र वाइज करके हो, है ना, मतलब क्षेत्र वाइज मतलब फिजिकल फीचर्स को देखते हुए हो ये। ठीक है, यही कारण है कि भिन्न भिन्न घनत्व वाले कई क्षेत्र को मिलाकर एक प्रशासनिक क्षेत्र बना
देती है। मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि पटना अगर है, पटना का अगर हमको डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है तो क्या होगा, इसमें पूरे पटना में एक जैसा तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है डेंसिटी का। अब गंगा के किनारे आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, पूरा का पूरा बेली रोड से लेकर के गंगा जितना भी है वो, बल्कि यही नहीं पूरे इंडिया में जो भी गंगा रिवर्स के किनारे वाला एरिया है वो सबसे ज़्यादा डेंस है। तो अगर पटना को ले ले तो गंगा वाला एरिया वो सबसे ज़्यादा डेंस है, लेकिन जैसे जैसे गंगा से दूर जाते हैं जनसंख्या विरल हो जाती है। लेकिन हम क्या बनाते हैं, मैप में गंगा ये पटना को लेंगे, पटना राज्य को लेंगे और पूरे पटना में एक जैसा हम पॉपुलेशन डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा देंगे। तो क्या एक जैसा है? नहीं है। दैट मीन्स है कि इसमें कभी कभी यही दोष होता है कि जो रियल चीज़ है वो इसमें नहीं दिखता है, क्योंकि फिर हम उसके लिए बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांट करके दिखाएंगे तभी दिखेगा। तो ये जो बड़े क्षेत्र होते हैं उसमें ये परेशानी होती है। दूसरा, वर्ण मात्री मानचित्र बनाते समय यह मान लिया जाता है कि किसी प्रशासनिक क्षेत्र में घनत्व की मात्रा सर्वत्र एक समान है, परंतु ऐसा मान लेना त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि एक ही प्रशासनिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाले क्षेत्र हो सकते हैं। जैसे अभी आपको बताया, मान लीजिए बिहार है, पूरे इंडिया में तो अलग अलग स्टेट में दिखाएंगे, तो क्या बिहार में सब एक जैसा पॉपुलेशन जो डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या सब एक जैसा एक जगह एक जैसा है? नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें बहुत क्लियर नहीं पता चलता है, तो इसको जो हम लोग प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र के आधार पे बांटते हैं वो सही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि गंगा रिवर वाले जो एरिया है वो एक अलग उसको बना दिया जाए, प्लेटो वाला एरिया अलग बना दिया जाए, है ना, माउंटेन वाला एरिया अलग बना दिया जाए, फील्ड वाला एरिया अलग बना दिया जाए, जो टाउन है उसको अलग बना दिया जाए, तो शायद इसका सही डिस्ट्रीब्यूशन दिख सकता है। लेकिन जब हम इसको किसी भी राजनीतिक या प्रशासनिक क्षेत्र के आधार पर बांटते हैं तो इसमें दोष आ जाता है। ठीक है, इतना आप लोग लिख दीजिएगा इसमें। और इसका एक बनाने की विधि जब सब लोगों ने बनाया होगा कोरोप्लेथ मैप, तो इसमें जैसे आपको अगर नहीं भी याद होता है तो जैसे आप बनाया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप लिख देंगे कि बनाने की प्रक्रिया क्या है। वर्ण मात्री मानचित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम विभिन्न राज्यों के अनुसार दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जो भी दिया रहता है, डेटा दिया रहता है, हमको मिला रहता है, उसके हिसाब से उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले व्यवस्थित करते हैं। उसके बाद किसी उचित अंतराल या इन आंकड़ों को कुछ वर्गों में बांट देते हैं। अब जैसे है कि 0 से 100, 100 से 200, ऐसे करके हम लोग उसको बांट देते हैं, ताकि 0 से 100 के बीच कितना कहाँ का है डेंसिटी वो हम लोग एक साथ उसको दिखा सकें। इन राज्यों की या इन आंकड़ों को कुछ वर्गों में बांट देते हैं। इन वर्गों की संख्या मानचित्रकार की आवश्यकता या रुचि पर निर्भर करती है। उसको कैसे आवश्यकता है, बहुत मान्यूट उसको जो है ना रिसर्च करने की आवश्यकता है कि एक ऊपरी तौर पे करने की आवश्यकता, उस हिसाब से वो अपना डेटा लेते हैं। आंकड़ों को वर्गों या समूहों में बांटते समय 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि के बजाय 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 के समान पद्धति अपनाना अच्छा होता है। ये जो हम लोग 0 से 10 बांटते हैं ना, इससे अच्छा होता है कि 0 से 9 बांटना अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वर्णमात्री मानचित्र में छायाओं के परिवर्तन, जो शेड हम बनाते हैं, में परिवर्तन से घनत्व रेखाओं के बजाय, घनत्व का जो रेखा है के बजाय सीमा रेखाओं का बोध होता है। सीमा रेखा मतलब वो किस किस अलग अलग उसको राज्य में या नगर में या ग्राम में बांटा हुआ है वो हमको दिखता है बाकायदा। एक घनत्व का सीमा, घनत्व कहाँ से अंतर है घनत्व में, वो नहीं दिखता है। इसलिए इसको 0 से 9, 10 से 19 ये बांटना ज़्यादा उचित होता है। वर्गों की संख्या निश्चित हो जाने के बाद प्रत्येक वर्ग में सम्मिलित राज्यों में एक जैसी छाया भर देते हैं, जैसा सेट डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0 से 9 तक के बीच में तो उसमें कितने राज्य हैं, तो वो सारे राज्य का एक जैसा सेट होगा। फिर 10 से 19 तक में कितने राज्य हैं जिनकी डेंसिटी है, उसमें 10 भी हो सकता है, उसमें 19 भी हो सकता है, तो उसमें एक जैसा सेट होगा। इनके मूल्यों के बढ़ने के साथ साथ छायाओं में भारीपन बढ़ता जाना चाहिए। जैसे जितना ज़्यादा डेंस होगा वो उतना ज़्यादा घना उसको हम सेट के द्वारा दिखाएंगे, जिसमें मानचित्र को देखने मात्र से विभिन्न क्षेत्रों का तुलनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जिसमें ज़्यादा घनत्व है, ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसको ज़्यादा डार्क शेड से डालेंगे। जहाँ पे कम डेंसिटी है वहाँ पे उसको लाइट शेड से डालें, ताकि देखने से पता चल जाए कि यहाँ पे डार्क है, दैट मीन्स ये डेंस है। इस प्रकार सबसे कम घनत्व वाले क्षेत्र में सबसे हल्की छाया तथा उससे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में और भारी छाया तथा सबसे अधिक घनत्व वाले क्षेत्र में सबसे भारी छाया भरी जाती है। मानचित्र में प्रयुक्त सभी छायाओं को संकेत में
दिखलाना आवश्यक होता है। इसमें कोई भी जहाँ पे नहीं भी है ना, मतलब बहुत कम है डेंसिटी, वहाँ पे भी बहुत हल्का शेड आपको देना ही होगा। ऐसे हम ब्लैंक उसको नहीं छोड़ सकते हैं। तो कम से अधिक जैसा भी है उसको एक इंडेक्स बना करके हम उसको सेट करते हैं। तो आप लोग को कोरोप्लेथ आप लोग देखे होंगे, वो हम आपको दिखाते हैं। वो ये है कोरोप्लेथ मैप। इसमें जैसे है ना, इसको अबव 400, 300, 1 से 400 इस ढंग से इंडेक्स बना करके हम लोग ऐसा, अगर होगा तो आप लोग एक छोटा मोटा अगर इंडिया का मैप बना सकते हो, उसको बांट सकते हो, तो आप लोग सेट बना करके एग्जाम्पल के रूप में दिखा भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू।